नमस्कार दोस्तों, यूनिक क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो है कंजक्शन का दूसरा पार्ट। इससे पहले अगर आप अभी चैनल के ऊपर नए आए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और पुराने बन जाइए। इसी के साथ में हम हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए आगे कि जो 5 नंबर तक थे नाइदर नोर हमने पढ़ लिए थे। छठा जो टॉपिक है वो हमारा है सो दैट। इसका मतलब होता है इतना कि राम इज सो इंटेलिजेंट दैट ही कैन पास एवरी एग्जाम। राम इतना होशियार है कि वह हर कोई एग्जाम पास कर सकता है। इसके बारे में विशेष बात यह ध्यान रखनी है कि जब भी आप लोग सो दैट का प्रयोग करोगे तो उससे पहले आपको वेरी को हटाना पड़ेगा और उसके स्थान पर सो लगा देंगे, और दूसरा जो वाक्य शुरू होगा उसके पहले आपको दैट लगा देना है। अब एग्जांपल देखो, द बॉक्स इज वेरी हैवी। क्या बोला था? वेरी की जगह पर हमने सो लगा दिया है। आई कैन नॉट लिफ्ट इट, यहां पर हम लोग दैट का प्रयोग करेंगे। तो द बॉक्स इज सो हैवी, द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। ठीक है, आगे देखेंगे, ही इज वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट रन, वह बहुत ज्यादा बूढ़ा है, वह दौड़ नहीं सकता है। तो वेरी को फिर से हमने सो में बदल दिया। ही इज सो ओल्ड, वह इतना बूढ़ा है, यहां इसकी जगह दैट का प्रयोग कर दिया। दैट ही कैन नॉट रन, कि वह नहीं दौड़ सकता है। टू टू वाले जो सेंटेंस होते हैं, अब उनको हम लोग सो दैट में किस प्रकार से बदल सकते हैं वो थोड़ा बोर्ड के ऊपर ध्यान देंगे। तो उसका एक छोटा सा आपको जो नियम है वो ध्यान रखना पड़ेगा कि जब भी आप लोग वाक्य को बदलोगे उस समय जहां पर टू होगा, TOO वाला, तो उसके स्थान पर तो सो लिख देंगे, और जो सिंगल ओ वाला टू होगा, टू, उसके बाद में आपको वाक्य की शुरुआत है वो दैट लगाकर करनी है, और वाक्य जो आगे बनेगा वो नेगेटिव में बनने वाला है। और यहाँ पर विशेष बात क्या है, जो दैट के बाद वाला जो सेंटेंस शुरू होगा ना वो हमेशा सब्जेक्ट से शुरू होने वाला है। ठीक है, अब जैसे ही इज टू ओल्ड टू बाय, अब टू के बाद में कोई सब्जेक्ट नहीं है ना, लेकिन ये बोल रहा है कि जब दैट से जोड़ोगे तब उसकी शुरुआत सब्जेक्ट से होने वाली है। समझेंगे इस चीज को। ही इज टू पुअर टू बाय ए कार, तो ही इज, टू को बदल दिया सो में, ही इज सो पुअर, अब इस टू की जगह आ गया है दैट। अब यहाँ सब्जेक्ट लेना है तो हमने सब्जेक्ट यहां से उठा लिया है ही। फिर आगे ये क्या बोल रहा है, हमें जो सेंटेंस है वो नेगेटिव में बनाना है। दैट ही कैन नॉट बाय ए कार। इस तरीके से हमारा सेंटेंस बन जाता है। अगला देखेंगे, ही वॉज टू टायर्ड टू रन फास्ट, तो ही वॉज, टू को बदल देंगे सो में, टायर्ड है, और ये टू बदल गया दैट में। आगे हमने सब्जेक्ट ही ले लिया और सेंटेंस है वो नेगेटिव बना दिया है, और हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। अब जो हमारा अगला यूज है वो हम पढ़ने वाले हैं टू का प्रयोग। जैसे हमने सो दैट का पढ़ा उसी से ये मिलता जुलता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टू के अंदर क्या होता है, इसका अर्थ होता है बहुत के लिए, या फिर इसका मिलता जुलता अर्थ निकलने वाला है। कभी कभार ये के लिए है वो अपने आप गायब हो जाएगा सेंटेंस में, इसके बिना ही अर्थ है वो समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, दिस क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट, वी कैन नॉट सॉल्व इट। यह प्रश्न बहुत मुश्किल है, हम इसे सॉल्व या फिर हम इसका समाधान नहीं कर सकते हैं। तो टू से सेंटेंस को जोड़ना है, तो ये प्रश्न बहुत है। वेरी का मतलब क्या होता है? बहुत, और टू का भी मतलब होता है बहुत। तो हम लोग इस वेरी को किस में बदल देंगे? टू में बदल देंगे। तो द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट। अब यहां पर समझो इस चीज को, जो आपकी जो एडजेक्टिव वर्ड है ये विशेषण है, एडजेक्टिव विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव के बाद में आपको क्या करना है, जो चेंज हुआ सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पर तो दिस क्वेश्चन था, यहाँ पर ये वी है, इस वी को आपको यहाँ पर सेटल करना है। तो वी है वो बदल जाएगा फॉर अस, यानी हमारे लिए। वी को किस में बदल दिया? फॉर अस में बदल दिया। मतलब ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल है, हम इसे सोल्व नहीं कर सकते। इसका बन गया हमारे लिए ये प्रश्न मुश्किल है, फॉर अस। अब आगे आ गया टू सॉल्व, वी कैन नॉट सॉल्व इट, हम इसका समाधान नहीं कर सकते, हम इसे सोल्व नहीं कर सकते। ये बन गया टू सॉल्व, हल करने के लिए, हमारे लिए ये प्रश्न बहुत ज्यादा मुश्किल है। सेंटेंस को एक बार वापस देखो, दिस क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट, ये प्रश्न बहुत मुश्किल है, फॉर अस यानी हमारे लिए, टू सॉल्व यानी हल करना, मतलब ये प्रश्न हल करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। अगला देखो, द बाइक इज वेरी हैवी, जो बाइक है वो बहुत ज्यादा भारी है। रोहित कैन नॉट ड्राइव इट, रोहित जो है वो इसे नहीं चला सकता है। तो जो बाइक है ना वो बहुत ज्यादा भारी है रोहित के चलाने के लिए। तो सेंटेंस बन गया, द बाइक इज, ये जो वेरी है वो टू में बदल गया। अब जो एडजेक्टिव वर्ड है वो आ गया है, इसके बाद में किसके लिए है, तो जैसे फॉर वी को अस में बदल दिया तो फॉर रोहित बदल दिया गया है।
फॉर रोहित। अब मुश्किल क्या है, तो टू ड्राइव यानी चलाना मुश्किल है। मुश्किल काम क्या है, उसको चलाना मुश्किल है, तो हमने बदल दिया टू ड्राइव के अंदर। द बाइक इज टू हैवी फॉर रोहित टू ड्राइव। जो बाइक है वो रोहित के लिए चलाना बहुत ज्यादा भारी है। अब अगला जो आपके हैं वो ये है कि आपने जिस प्रकार से पहले टू के सेंटेंस को सो दैट में बदला था, उसी प्रकार से यहाँ पर अब हम लोग सो दैट से बने हुए वाक्यों को टू में बदलने वाले हैं। इसका विपरीत होने वाला है। तो देखो, राम इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट परचेज ए कार। राम है वो इतना गरीब है कि वो एक कार नहीं खरीद सकता है। तो सेंटेंस बन गया राम इज टू पुअर। राम है वो इतना को बदल दिया बहुत के अंदर। राम है वो बहुत गरीब है, किसके लिए, दैट ही कैन नॉट परचेज ए कार। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, परचेज यानी खरीदना, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर हुआ है टू परचेज यानी खरीदने के लिए। क्या खरीदने के लिए, एक कार। तो राम है वो बहुत गरीब है एक कार खरीदने के लिए। इस प्रकार से सेंटेंस बन जाता है द माउंटेन इज सो हाई। जो माउंटेन है वो बहुत ज्यादा ऊंचा है, दैट आई कैन नॉट क्लाइंब इट, कि मैं इस पर नहीं चढ़ सकता। तो हमेशा सेंटेंस को हिंदी में बना लो को जो माउंटेन है वो चढ़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊंचा है। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा द माउंटेन इज, क्या, सो को बदल दिया टू में, माउंटेन इज टू हाई। अब किस चीज के लिए वो ऊंचा है, तो वो चढ़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊंचा है। तो द माउंटेन इज टू हाई टू क्लाइंब। जो पहाड़ है वो चढ़ने के लिए बहुत ज्यादा ऊंचा है। इट इज सो डीप, ये बहुत ज्यादा गहरा है, दैट आई कैन नॉट जंप, कि मैं इसके ऊपर से नहीं उछल सकता हूँ। तो ये जो गड्ढा है या फिर ये जो भी चीज है, जो इट है, इट इज, ये इतना गहरा है को बदल देंगे, ये बहुत गहरा है, इट इज टू डीप। अब यहाँ पर देखो आई आया हुआ है, तो आई को हम लोग ऑब्जेक्ट में बदल देंगे आगे फोर जोड़कर, जैसे हमने यहाँ पर किया था, उसी प्रकार यहाँ पर होने वाला है। तो फोर वी है वो फॉर अस में बदल गया, तो आई है वो फॉर मी में बदल जाएगा, तो फॉर मी टू जंप। ये हो गया आपका यहाँ पर टू का प्रयोग पूरा। अब हम लोग सीखने वाले हैं एज वेल एज का प्रयोग कैसे होता है। देखो, एज वेल एज का मतलब होता है के समान, की तरह या के जैसे ही। मतलब दो सेंटेंस सेम टू सेम होने वाले हैं और उनमें से जो डिफरेंट चीज होगी उसके साथ में एज वेल एज का प्रयोग हो जाएगा। जिस प्रकार से हमने एंड का प्रयोग किया था, बोथ एंड का प्रयोग किया था, उन्हीं की तरह एज वेल एज का प्रयोग होने वाला है। तो देखिए एग्जांपल्स के अंदर, इससे पहले एक छोटा सा नोट लिखा हुआ है कि जब दो कर्ताओं को हम लोग एज वेल एज से जोड़ेंगे तब जो क्रिया होगी ना, जो वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, जो क्रिया होगी वो हमेशा एज वेल एज से जो पहले आने वाला कर्ता होगा उसके अनुसार हम लोग बदलने वाले हैं। मतलब पहले सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब लिखी हुई होगी, सेंटेंस को जोड़ने के बाद भी हम वही वर्ब लिखने वाले हैं। एग्जाम्पल में देखो, राम इज राइटिंग, शीतल इज राइटिंग। राम है वो लिख रहा है, शीतल भी लिख रही है, दोनों एक वचन में हैं, तो दोनों के साथ में इज का प्रयोग हुआ है, तो सेंटेंस को जोड़ते समय कोई समस्या ही नहीं आने वाली है। राम शीतल की तरह ही लिख रहा है, राम एज वेल एज शीतल, राम है वो शीतल की तरह ही लिख रहा है, तो इज है वो राम की वजह से आ गया है, और राइटिंग आगे वैसा का वैसा आया हुआ है। मतलब जो डिफरेंट चीज है ना उसको हमने एज वेल एज से जोड़ दिया है, बाकी सेंटेंस हमारा वैसा का वैसा ही है। जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी। बस इतनी सी चीज ध्यान रख लो, सेंटेंस में कोई कंफ्यूजन होने वाला ही नहीं है आपके। अगला देखो, दे आर इंटेलिजेंट, मोहित इज इंटेलिजेंट। वे होशियार हैं, मोहित भी होशियार है। तो यहाँ पर सेंटेंस बनने वाला है वे एज वेल एज मोहित, वे मोहित के समान ही होशियार हैं। तो ये आर है वो किसको दर्शा रहा है, दे को दर्शा रहा है। तो वे एज वेल एज मोहित आर इंटेलिजेंट, वे मोहित के जैसे ही होशियार हैं। जो बाकी सेंटेंस है वो वैसा का वैसा सेम टू सेम है दोनों के अंदर। यहाँ पर सब्जेक्ट दे था तो आर आया हुआ है, यहाँ पर मोहित है तो इज आया हुआ है। हमारा नियम कहता है कि आप लोग जो पहला सब्जेक्ट है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगा दो, हमने लगा दी है, और डिफरेंट वर्ड्स को एज वेल एज से जोड़ दिया है। बस हमने और कुछ नहीं किया, इतना ही काम करना है आपको। मधु इज लेजी, लक्ष्मी इज लेजी। मधु आलसी है और लक्ष्मी भी आलसी है। तो मधु है ना वो किसकी तरह आलसी है, तो जो मधु है ना एज वेल एज लक्ष्मी, तो जो मधु है वो लक्ष्मी के जैसे ही आलसी है। मतलब ये आलसी है और इसको देखकर कौन आलसी हो गई है, ये मधु भी आलसी हो गई है। मतलब ये जो लक्ष्मी है ना, इस लक्ष्मी ने इस मधु को भी आलसी बना दिया है। तो मधु एज वेल एज लक्ष्मी इज लेजी। राम इज गुड बॉय, श्याम इज गुड बॉय। कैसे बनेगा, राम अच्छा लड़का है, श्याम अच्छा लड़का है। तो राम श्याम के जैसे ही अच्छा लड़का है, या फिर श्याम की तरह ही, श्याम के समान ही अच्छा लड़का है।
तो यहाँ पर राम एज वेल एज श्याम, तो सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हमने इसका प्रयोग किया है, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया है। और इस प्रकार से हमारा जो वाक्य हैं वो एज वेल एज से जुड़ जाते हैं। अब जो हम अगला यूज देखने वाले हैं वो है हमारा दो ऑल्दो का प्रयोग। दोनों सेम ही है इसलिए दोनों को साथ में पढ़ रहे हैं। मतलब बोलने की भाषा में दो का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है, और जब हम लोग किताबों में लिखते हुए देखते हैं वहाँ पर आपको ऑल्दो ज़्यादा देखने को मिलता है। दोनों का अर्थ सेम ही है, यद्यपि या हालांकि, चाहे कोई भी बोल दो, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस की पहचान ये है कि जब भी आप ये सेंटेंस पढ़ोगे तो इसमें आपको दो वाक्य होंगे, दोनों के अंदर विरोधाभास नजर आएगा कि ये पहला सेंटेंस दूसरे सेंटेंस का विरोध कर रहा है। ये भावार्थ आपको जरूर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यही नोट करके लिखाया गया है कि दो वाक्यों में विरोधाभास आपको जरूर देखने को मिल जाएगा। एग्जाम्पल के जरिए इस चीज को समझेंगे। मुकेश वर्कड हार्ड, मुकेश ने कठिन मेहनत की। जो कठिन मेहनत करते हैं उनको सफलता जरूर मिलती है। लेकिन यहाँ पर आगे सेंटेंस बोल रहा है फेल इन 10th क्लास। जो मुकेश हैं वो बेचारा 10वीं में क्या हो गया है, फेल हो गया है। तो यहाँ पर विरोधाभास पाया गया है, क्योंकि कठिन मेहनत करने वाले तो फेल नहीं होने चाहिए, लेकिन हो गया, ऐसा क्या करें। तो यही बात बताई गई है। और इनमें आपको जो परिणाम मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक वाक्य में परिणाम है और एक में परिश्रम है। हर बार यही देखने को मिलेगा, एक वाक्य में परिश्रम, दूसरे में परिणाम। तो जो दो ऑल्दो का प्रयोग है वो आपको हमेशा परिश्रम के साथ में जोड़कर रखना है। जो परिणाम आ रहा है वो कोमा लगाकर आगे लिख दिया जाएगा, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पर देखो, दो ऑल्दो मुकेश वर्कड हार्ड, यद्यपि हालांकि मुकेश ने कठोर मेहनत की, ही फेल्ड इन 10th क्लास, वह 10वीं में क्या हो गया, फेल हो गया। अब कभी कभार क्या कहते हैं, सेंटेंसेस को उठा के इधर उधर कर देते हैं वो लोग। तो जब ये सेंटेंस पीछे चला जाएगा दो ऑल्दो वाला, तो ये पीछे चला गया है और 10वीं में फेल होने वाला वाक्य यहाँ पर आगे आ गया है। यहाँ पर आप लोग देखोगे फिर भी जो परिश्रम है वो पीछे बताया गया है और रिजल्ट पहले ही बोल दिया गया है। मुकेश फेल्ड इन 10th क्लास, मुकेश 10वीं में फेल हो गया, परिणाम बता दिया। अब आगे क्या है, ऑल्दो दो ही वर्कड हार्ड, यद्यपि हालांकि उसने मेहनत तो की। मुकेश 10वीं में फेल हो गया, हालांकि उसने मेहनत तो की। तो इस प्रकार से सेंटेंस के अंदर जो परिश्रम होगा उसके साथ में आपको दो ऑल्दो का प्रयोग करना है। परिणाम है वो अकेला अलग रहने वाला है, इस बात का ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल देंगे, वी प्लेड वेल वी लॉस्ट द मैच, हम अच्छे खेले, हम मैच हार गए। तो परिणाम, उन्होंने परिश्रम क्या किया, अच्छे खेलने का परिश्रम किया, और रिजल्ट क्या मिला, वो मैच हार गए। तो जो परिश्रम है उसके साथ में जोड़ देंगे, दो ऑल्दो वी प्लेड वेल, यद्यपि हम अच्छा खेले, वी लॉस्ट द मैच। या ऐसा बन सकता है अथवा वाला इसके जैसे, वी लॉस्ट द मैच, वी लॉस्ट द मैच ऑल्दो दो वी प्लेड वेल। इस प्रकार से भी सेंटेंस बन सकता है आपके। और अगला देखो, लास्ट एंड फाइनल, ही रैन फास्ट ही कैन नॉट क्लियर द रेस, वह तेज दौड़ा लेकिन वो जो दौड़ है उसे पास नहीं कर सका। दो ऑल्दो ही रैन फास्ट, यद्यपि वे तेज दौड़ा, उसका परिश्रम बोल रहा है यहाँ पर, यद्यपि वे तेज दौड़ा लेकिन परिणाम के रूप में वह रेस को पार नहीं कर सका। इस प्रकार से यहाँ पर आपका दो ऑल्दो का प्रयोग पूरा होता है। अब हमारे कंजक्शन के अंदर दो आखिरी टॉपिक बचे हुए हैं, एक है वाइल और दूसरा है येट। तो दोनों को साथ में ही ले रहे हैं। जो वाइल है उसका अर्थ होता है जब, जबकि या उस समय, ठीक है। और जो येट होता है उसका मतलब क्या होता है, फिर भी, परंतु, किंतु, मतलब विरोधाभास का भाव उसमें भी पाया जाने वाला है। अब यहाँ पर पहले वाइल को समझते हैं। सुनील लाइक्स मैंगोज, सुनील को आम पसंद है। अनिल लाइक बनानाज, अनिल को केले पसंद है। तो सुनील को आम पसंद है जबकि जो अनिल है उसको केले पसंद है। उच्चारण सही हो रहा है ना, तो सेंटेंस को वाइल से जोड़ देंगे। इसमें कोई चेंजमेंट नहीं होने वाला है, कोई हेरफेर नहीं होने वाला है। जो सेंटेंस है पहले को वैसा का वैसा लिख दो, सेंटेंस को वाइल से जोड़ दो, और दूसरा सेंटेंस वैसा का वैसा लिख दो, और आपको कुछ परिवर्तन इसके अंदर छेड़छाड़ नहीं करनी है। तो सेंटेंस है वो दोनों वैसे का वैसे ही है, केवल आपने वाइल से जोड़ दिया है। अगला देखो, अनीता वाज रीडिंग ए बुक, अनीता है वो एक पुस्तक पढ़ रही थी। श्याम वाज राइटिंग ए बुक, श्याम एक पुस्तक लिख रहा था। तो ये बन जाएगा कि अनीता है वो एक पुस्तक पढ़ रही थी, उसी समय श्याम एक पुस्तक है वो लिख रहा था, ठीक है। तो अनीता वाज रीडिंग ए बुक व्हाइल श्याम वाज राइटिंग ए बुक, मतलब उसी समय दोनों काम कर रहे थे। एक तो बुक को पढ़ने का काम कर रही थी और दूसरा जो है वो बुक को लिखने का काम कर रहा था। अगला देखो, यू लाइक एप्पल्स, तुम आम पसंद करते हो।
आई लाइक स्वीट्स, मैं मिठाइयाँ पसंद करता हूँ। तो तुम क्या पसंद करते हो? सॉरी, यू लाइक एप्पल्स, तुम सेब पसंद करते हो, वहीं मैं मिठाइयाँ पसंद करता हूँ। तो यू लाइक एप्पल्स, तुम आम पसंद कर आम नाम आ रहा बार बार मुझे। यू लाइक एप्पल्स, तुम सेब पसंद करते हो, वहीं या जबकि मैं क्या पसंद करता हूँ? मैं मिठाइयाँ पसंद करता हूँ। मतलब तुम तो सेब पसंद करते हो, जबकि मैं तो क्या पसंद करता हूँ? मिठाइयाँ पसंद करता हूँ। इस प्रकार से वाइल से सेंटेंस जोड़ना बहुत आसान होता है। पहला सेंटेंस लिखो, वाइल लगा दो, दूसरा सेंटेंस लिखो, आपका सेंटेंस जुड़ गया। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट और अंतिम कंजक्शन येट की ओर। इसके अंदर क्या होता है? फिर भी, परंतु, किंतु, ये भावार्थ निकलते हैं। प्लस एक चीज और, इसके अंदर सिचुएशन दी हुई होती है, कोई परिस्थिति दी हुई होती है और बाद में विरोधाभास पाया जाता है। जैसे अनिल इज वेरी टायर्ड, अनिल की सिचुएशन दी गई है, अनिल की हालत कैसी है वो देखो। अनिल है वो थका हुआ है, वो मान लो टायर्ड है, थका हुआ है। ही डज नॉट स्टॉप वर्किंग, लेकिन वह काम करना बंद नहीं करता है। थका हुआ फिर भी काम करना बंद नहीं करता है। मतलब यहाँ पर एक सिचुएशन है, बाद में उसका विरोधाभास पाया गया है। तो अनिल इज वेरी टायर्ड, अनिल है वो बहुत थका हुआ है, अभी भी वे काम करना बंद नहीं करता है। आप बोलोगे क्या ये सेंटेंस है वो दो उल्दो से जुड़ सकता है? तो आप चिंता ना करें, जो ब्रैकेट होगा आगे कोष्ठक होगा उसमें आपके कंजक्शन दिया हुआ रहेगा कि भाई ये सेंटेंस है वो आपको इस कंजक्शन से जोड़ना है। ठीक है, तो उस चीज की चिंता ना करें, आपको ऑप्शन अपने आप मिल जाएंगे वहां पर। और सेम कंजक्शन जहां जुड़ते हैं वो इतने पागल भी नहीं है, कॉपी जो पेपर बनाने वाले सेम कंजक्शन से जुड़ने वाले दोनों एक साथ में देते, ऐसे आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आप जो रूल्स है बस उनको ध्यान से समझ लो बस। ही मेड ऑल एफर्ट्स, उसने सारे प्रयास किए। ही कुड नॉट गेट द जॉब, उसने सारे प्रयास किए लेकिन वो बेचारा नौकरी है वो हासिल नहीं कर सका। ही मेड ऑल एफर्ट्स येट ही कुड नॉट गेट द जॉब। इट रेन हार्ड, इट रेन हार्ड, बारिश है वो बहुत तेज हुई। वी डिड नॉट गेट वेट, हम अभी तक गीले नहीं हुए। तो इट रेन हार्ड, बारिश है वो तेज हुई, अभी तक हम है वो गीले नहीं हुए। इस प्रकार से हमारा सेंटेंस बन जाते हैं और इसी के साथ में हमारा कंजक्शन का टॉपिक है वो पूरा होता है।